हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू। और ये क्वेश्चन आपकी तैयारी को चेक करेंगे और प्रोवाइड करेंगे कॉन्फिडेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। Accounts Guru is thinking of knowing the worth of its employees, but it is unable to do so yet. The firm now has decided to include a step in its staffing process through which it can judge the performance of its employees. Which step of the staffing process of the organization will include? यानी ये आपसे पूछना चाहता है कि स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर ऐसा कौन सा स्टेप होता है जिससे कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को हम जज कर सकते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरा परफॉर्मेंस अप्रेजल, तीसरा प्लेसमेंट ओरिएंटेशन और फोर्थ इज सिलेक्शन। तो क्या है आपका आंसर? जल्दी से लिखिएगा चैट बॉक्स के अंदर। यस, द राइट आंसर व्हाट यू हैव थॉट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो देखते हैं क्या राइट आंसर परफॉर्मेंस अप्रेजल है। बिल्कुल सही आंसर परफॉर्मेंस अप्रेजल है और आंसर इज बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Sales forecasting is the basis on which a business firm prepares its annual plan for production and sales. Which feature of planning is highlighted in the above line? तो जो की वर्ड्स है, की लाइन है, आप देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड है जिसकी वजह से आप आंसर को डिकोड कर सकते हैं। चार ऑप्शन क्या है? पहला, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। थर्ड, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एंड फोर्थ, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। तो क्या है आपका आंसर? सोचिए जल्दी से। हो सकता है कई लोग कंटिन्यूअस सोच रहे हो सकता है कई लोगों को लग रहा है कि मुझे फोकस करना है ऑन अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव्स, बट राइट आंसर है फोरकास्टिंग वर्ड से। यानी हम एनुअल प्लान डिजाइन कर रहे हैं प्रोडक्शन और सेल का। किसके बेस पे? ऑन द बेस ऑफ फ्यूचर सेल, यानी सेल के फोकास्ट के ऊपर। तो फ्यूचर की सेल्स के बेस पे हम आज अपने प्रोडक्शन और सेल्स को प्लान कर रहे हैं। तो क्या रहेगा? यस, डी इज द राइट आंसर। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। यस, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the correct sequence of various functions of management performed by every manager in an organization. हम सब जानते हैं हमारे जो functions हैं मैनेजमेंट के, तो उसका सीक्वेंस बताना है। तो देखिए कौन सा सीक्वेंस आपको लगता है बिल्कुल सही है। पहले में प्लानिंग के बाद सीधा डायरेक्टिंग आ गया, तो ये तो नहीं होगा। प्लानिंग के बाद सीधा कंट्रोलिंग बी में है, वो भी नहीं होगा। कंट्रोलिंग तो लास्ट फंक्शन आता है यहाँ पे। बाद में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सी। और फोर्थ में प्लानिंग के बाद सीधा स्टाफिंग आ गया। तो हमारे हिसाब से होना चाहिए सी। आपके हिसाब से क्या है देखिए और मैच करते हैं। और यस, बिल्कुल सही जवाब। आंसर है सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेड्यूल H1 ड्रग वार्निंग। इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द मेडिकल एडवाइस, not to be sold by the retail without the prescription of a registered medical practitioner. It is mandatory to be written on the medicine. Which dimension of business environment is highlighted in the given case? क्या ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट है? क्या ये लीगल एनवायरमेंट है? क्या ये टेक्नोलॉजिकल है? क्या ये पॉलिटिकल है? और आई होप आपने आंसर एकदम से इसको सोच लिया होगा, आपके मन में आ चुका होगा, क्योंकि यहां पर है इट इज मैंडेटरी टू बी रिटन ऑन मेडिसिन। और यस, ये है हमारा लीगल एनवायरमेंट। तो चेक करते हैं हमारा आंसर। Yes, the answer is B. Next question. Which of the following statements correctly describe the meaning of principle of subordination of individual interest to general interest? यहाँ पर 3 पॉइंट गिवन है। आपको कौन सा लगता है जहां पर कि जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स है, जहां पर सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का यहाँ पे पॉइंट आपको नजर आ रहा है? द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। A chain of authority and communication that runs from top to bottom should be followed by the managers and subordinates. Third, the larger interests of the workers and stakeholders are more important than the interest of any one person. तो सोच के देखिए यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट? क्या सिर्फ वन आंसर सही है, या बी में सेकंड और थर्ड लग रहा है, या सी वन और थर्ड लग रहा है, या फिर डी ऑल थ्री? तो हम देखेंगे पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ लिखा है, जो हम सब जानते हैं कि यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व देना चाहिए रादर अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। तो फर्स्ट तो है ही। और थर्ड के अंदर यहां पर आ गया द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड स्टेक होल्डर्स। तो ये थर्ड पॉइंट भी वन पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोनों मिला के ये दोनों स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है मीनिंग ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। तो आंसर होना चाहिए हमारा सी। चेक करते हैं। यस, आंसर इज सी, यानी वन एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ITC started its business with tobacco industry. Later it entered in hotel industry, consumer goods industry, stationery, etc. ITC assured quality to customers and kept company's name as its identity.
This helps the customers in product identification and hence ensured quality. It also built up their confidence and help in increasing the level of satisfaction. Name the element of marketing mix indicated in given case. तो आप जानते हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस है, उनमें से कौन सा ये यहाँ पर पूरी की पूरी स्टेटमेंट उसको डिस्क्राइब कर रही है? क्या वो प्रोडक्ट है, क्या वो प्राइस है, क्या वो प्लेस है, या फिर प्रमोशन है? तो हम देखेंगे यहाँ कोई प्राइस की बात नहीं कर रहे, कोई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस की बात नहीं कर रहे, ना ही कोई प्रमोशन सेल्स प्रमोशन टेक्निक की बात कर रहे। यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्रांडिंग की, यानी एक ऐसा आईटीसी ने ब्रांड बना लिया कि उसके अंदर वो इतने सारे प्रोडक्ट्स को बना रहा है, उससे कस्टमर को प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प हो जाता है। तो यही इंपॉर्टेंस है ब्रांडिंग की। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? हमारा ए, और चेक करते हैं। यस, ए इज द राइट आंसर। Next question. In order to be successful, an organization must change its goal according to the needs of the environment. Which characteristics of management is highlighted in given statement? So क्या लाइन है यहाँ पर कि अपने गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर वो जो एनवायरनमेंट है, यानी अपने गोल को वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर देगा। यानी अगर आपने गोल सेट किया है तो वो भी आप फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का कि वो डायनामिक होती है, क्या वो ऑल परवेसिव है, या वो गोल ओरिएंटेड है, या फिर मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी? तो क्या है आपका आंसर? सोचिए और मैच करते हैं हमारे आंसर के साथ, और हमें क्या लगता है कि यस, राइट आंसर आपका होना चाहिए ए, और बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर कि यानी मैनेजमेंट डायनामिक होती है, एज पर द सिचुएशन आपको अपने गोल्स को चेंज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। An understanding of the philosophy or the concept to be adopted is important as it determines the emphasis or the weightage to be put on different factors in achieving the organizational objectives. Which concept of marketing is highlighted in the given statement? Yeah, as it is स्टेटमेंट उठाई गई है बुक से, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलॉसफी, यहीं से एक आंसर निकल के आ रहा है। जबकि हमने 4 ऑप्शन दिया, मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, या मार्केटिंग फिलॉसफीज है। तो स्ट्रेट अवे वर्ड देखते ही आप बता देंगे सर इसका राइट आंसर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम में, उनमें से एक ये है। तो यस, द राइट आंसर इज मार्केटिंग फिलॉसफीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, और ये फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट पढ़ते ही बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, बिकॉज उसका आंसर डिकोड यहीं से हो जाएगा। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन, आइडेंटिफाई द रिलेटेड कॉन्सेप्ट इंडिकेटेड हेयर। तो इट इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। तो ऐसा कौन सा इन चारों में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्ड इसके साथ जा रहा है, या फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये होता है, या कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है, या डिविडेंड डिसीजन होता है? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल बजटिंग तो की तो बात ही नहीं हो रही, कोई ऐसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हम बात ही नहीं कर रहे, डिविडेंड डिसीजन का तो कोई मतलब दूर दूर तक लेने को नहीं है। यहाँ बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की, और जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है वो किसका पार्ट रहेगा? यहाँ रहेगा पार्ट बी का, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो राइट आंसर विल बी व्हाट? योर फाइनेंशियल प्लानिंग। यस, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन कॉलम 1 विद द स्टेटमेंट इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो देखिए इन चारों में से आपको क्या लगता है जो कॉम्बिनेशन है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच कीजिए, कौन सा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है? क्या आपको स्केलर चेन के साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन मिसमैच लगता है, या आपको इनिशिएटिव के साथ डिस्करेजेस कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, या रेम्यूनरेशन के साथ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, या डिवीजन ऑफ वर्क? फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजेस एफिशिएंसी एज सेम वर्क इज परफॉर्म रिपीटेडली। तो क्या आंसर ए है, या बी, या सी, या डी? तो चेक कीजिए और मैच करते हैं अपने आंसर के साथ, एंड व्हाट वी कैन सी द राइट आंसर इज बी, कि इनिशिएटिव के अंदर वहां पर जो हमारे एम्प्लॉइज है वो डिस्करेज नहीं है, तो वो एंकरेज फील करते हैं। तो ये जो बी है, बी शुड बी द राइट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Once a worm was found in the noodles of a famous company, and similarly insect was found in the soft drink of a company. Which right should the consumer exercise so that in future health hazard is not caused to any consumer? तो 6 राइट में से यहाँ आपको कौन सा राइट लगता है? क्या वो राइट टू सेफ्टी है, या राइट टू सीक रिड्रेसल है, या राइट टू बी हर्ड, या राइट टू बी एश्योर्ड? कई बच्चों को लगेगा राइट टू बी एश्योर्ड मतलब राइट टू चूज, तो यहाँ चूज की बात तो आ नहीं रही। राइट टू बी हर्ड, यहाँ पे कहीं कोई हर्ड से रिलेटेड अगर आप कंपेयर करेंगे कौन सा ऐसा पॉइंट है कि क्या वो कंपेयर करें राइट टू सीक रिड्रेसल या राइट टू सेफ्टी के बीच में, तो कौन सा मोस्ट प्रोमिनेंट जाता है? तो सोच के बताइएगा कि वो फ्यूचर में हेल्थ हैजर्ड इज नॉट कॉस्ट टू एनी कंज्यूमर, यानी यहाँ पर
सबसे पहली बात किसकी करी गई है, वो बात करी गई है सेफ्टी की बात करी गई है कि ऐसा प्रोडक्ट हो जो कंज्यूमर के लिए सेफ रहे और आगे से दोबारा से गलती ना रिपीट हो। तो यहाँ चारों में से कौन सा परमानेंट आंसर लग रहा है, राइट टू सेफ्टी, और चेक करते हैं, यस द राइट आंसर इज राइट टू सेफ्टी। 12th है हमारा, दो स्टेटमेंट हमारा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। जस्ट रीड केयरफुली एंड सी इन चारों में, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, या स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट सिर्फ 2 सही है। Capital market refers to the facilities and institutional arrangements through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. क्या ये सही है? Second, capital market consists of development banks, commercial banks and stock exchanges. तो अगर आपने बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के बारे में, तो कैपिटल मार्केट में येस डेफिनेटली वी लुक फॉर द लॉन्ग टर्म फंड्स, और वहां पर बहुत डेट इक्विटी को हम रेस करते हैं। और सेकंड पॉइंट में जहां स्टॉक एक्सचेंज वर्ड आ गया, कमर्शियल बैंक, तो आपको पता होगा यस ये भी कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो स्टेटमेंट हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए सी। तो चेक करके देखिए आपका आंसर हमारे से मैच करता है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यस द आंसर इज सी। नेक्स्ट, अब जो पिक्चर वाले क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव गिवन टू एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बीइंग हाइलाइटेड इन द पिक्चर गिवन। इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है, कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है? आप जानते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है और नॉन फाइनेंशियल, तो यहां पर एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। इन चारों में से कौन सा लग रहा है? ए ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, बी एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, सी करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, या फिर जॉब एनरिचमेंट। कई लोगों को जॉब एनरिचमेंट लगेगा बट वो नहीं है, कोई यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक आपको ट्रॉफी या प्राइज दिया जा रहा है, स्टेज पे बुला के तारीफ की जा रही है, क्लैपिंग हो रही है चारों तरफ, और सब आपको कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व दिस रिकॉग्निशन। और यहीं से निकल के आता है बी आंसर, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। एंड चेक करते हैं हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बी एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कितने एम्प्लॉइज को आप हैंडल कर सकते हैं अपने नीचे, द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन डैश। अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज करता रहेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप मैनेज कर सकते हैं, तो क्या लेवल्स जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ेंगे? ए आंसर, बी क्या वो गिरेंगे, या रिमेन्स अनअफेक्टेड, या नन ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉइज को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो वहां पर लेवल्स क्या है, कम हो जाएंगे। तो राइट आंसर शुड बी बी, और चेक करते हैं, यस द राइट आंसर इज बी, यानी डिक्रीजेस। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोडक्ट। इन चारों में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? पहला, इट प्रोवाइड्स फंक्शनल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट। बी, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टैंजिबल एंड इंटैंजिबल एट्रीब्यूट्स। C, it is a bundle of utilities or source of satisfaction. And D, it is not offered for attention, acquisition, use or consumption. ऐसा कौन सा चारों में से आपको लगता है कि वो सही नहीं है इनसे रिलेटेड? Which of the following statement is not true? ये नहीं लिखा हुआ, कई बच्चों को नॉट वर्ड नहीं दिखाई देता, वो देखते हैं विच इज ट्रू अबाउट द प्रोडक्ट और वो गलत कर देते। तो इन चारों में से कौन सी चीज सही नहीं लिखी गई? तो पहला वाला, इट प्रोवाइड्स फंक्शनल बेनिफिट, सही है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टैंजिबल, बिल्कुल सही है। इट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी, बिल्कुल सही है। और लास्ट कह रहा है इट इज नॉट ऑफर्ड फॉर अटेंशन। आप देखते हैं जो प्रोडक्ट्स हम बाय करते हैं कई बार अटेंशन ग्रैब करने के लिए लेते हैं। आपने अगर एप्पल वॉच पहनी हुई है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, एक्विजिशन यानी परचेज करना, यूज करना या कंज्यूम करना। तो राइट आंसर शुड बी डी, इट इज नॉट ट्रू अबाउट अ प्रोडक्ट। एंड लेट अस सी इफ योर आंसर मैचेस विद अस। Yes, D is the right answer. It is not offered for attention, acquisition, use or consumption. Next question. Name the process of streamlining the attributes of a person required for doing a job. इनमें से ऐसा कौन सा है जहां पर जितने भी एक पर्सन के एट्रीब्यूट्स होते हैं एक जॉब के लिए हम उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? तो चारों में से ऑप्शन आपके पास सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन या ट्रेनिंग। तो यस, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या, स्ट्रीमलाइनिंग द एट्रीब्यूट। ये भी बुक से उठाया वर्ड है। तो राइट आंसर शुड बी व्हाट, योर ट्रेनिंग। यस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, द राइट आंसर इज ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग से लिया गया है। इन कंट्रोलिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद व्हाट। अगर आपको मैंने बोला 500 शर्ट्स आपको बनानी है पर डे और आपने 400 शर्ट्स बनाई है, तो यहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम किससे कंपेयर करते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ अदर एम्प्लॉय के साथ, या परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर के साथ, या प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम जैसे कहते हैं बेंचमार्क कहते हैं, यार्डस्टिक कहते हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कहते हैं। तो जो परफॉर्मेंस मैंने प्लान किया था उसी से हम मैच करते हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका? यस, द राइट आंसर इज सी, दैट इज योर प्लान्ड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन के बारे में पता होना चाहिए कि उसके पास जब हम अपनी कंप्लेंट्स लेके जाते हैं तो उस जो वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में पूछा गया, शेल हैव jurisdiction to entertain the complaints where the value of goods or services paid as a consideration should not exceed how much, 25,000, 1 lakh, 1 crore और 50 लाख रुपीस। तो फॉर दिस सेशन 2023 अभी जो आप एग्जाम देंगे उसके लिए डिस्ट्रिक्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1 करोड़ रुपीस, स्टेट के लिए है फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़ और नेशनल के लिए क्या है मोर देन 10 करोड़। बट अगले साल नेक्स्ट ईयर 24 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए रिवाइज होगा, बट आपके लिए इस सेशन के लिए ये 1 करोड़ शुड द राइट आंसर। और अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से जो एग्रीड पार्टी है इज नॉट सेटिस्फाइड, सो दे कैन मूव टू द स्टेट कमीशन इन हाउ मेनी डेज, द टाइम लिमिट इज 45 डेज। और अगर आप उससे भी खुश नहीं है तो नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर डेज का भी आपको क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर इज 1 करोड़। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ व्हाट, अथॉरिटी डेलीगेटेड या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर जो डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है वो इंडिकेट करती है डिग्री ऑफ व्हाट। योर आंसर शुड बी व्हाट, देखिए, यस द राइट आंसर शुड बी अथॉरिटी डेलीगेटेड। यस द राइट आंसर इज अथॉरिटी डेलीगेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैकेजिंग इज सेड टू हैव द यूनिक कैपेसिटी टू मेक द प्रोडक्ट स्टैंड आउट इन अ क्राउडेड मार्केट प्लेस। पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट में अलग से दूर से दिखाई देता है। देयरफॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कंज्यूमर इज एट द टॉप ऑफ द माइंड ऑफ द मार्केटर्स एज दे आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग पैकेजिंग दैट्स ईजियर टू ओपन। एक ऐसी पैकेजिंग जो ईजियर टू ओपन हो, प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट द ब्रेकेज, maintain the freshness during delivery and keep a consistent look and feel across multiple channels. Identify the type of plan being described in the above line. तो आप सब जानते हैं हमारे पास सिंगल यूज यानी स्टैंडिंग प्लान है। तो आपको क्या लगता है इसके अंदर से प्रोग्राम आंसर होगा, मेथड होगा, स्ट्रैटेजी होगा या रूल होगा? कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है स्ट्रैटेजी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, या तो राइट आंसर बताइए क्या रहेगा इसके अंदर। तो यहां आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रैटेजी इवॉल्व कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज इनको पता है कि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करने के लिए ये सारी चीज़ों की जरूरत है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी पैकेजिंग बनाई जो इजियर टू ओपन हो, ब्रेकेज ना हो, मेंटेन फ्रेशनेस हो, टू कीप अ कंसिस्टेंट लुक एंड फील अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स। ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए? ये स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अ रूल में डूज एंड डोंट होते हैं, मेथड में होता है एक पर्टिकुलर तरीका। जो एक्टिविटीज़ है इतनी सारी उसके अंदर एक पर्टिकुलर तरीका जो होता है उसको मेथड बोलते हैं। एंड प्रोग्राम तो हमारा क्या है, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बहुत मैसिव प्रोग्राम करते हैं हम, जहाँ पे बजट और प्रोग्राम दो हम आपको बताते हैं फॉर अ सिंगल यूज़ के लिए, पर्टिकुलर यूज़ के लिए। बट राइट आंसर जो मेरा निकल के आ रहा है यहाँ आ रहा है स्ट्रैटेजी। यस, तो स्ट्रैटेजी शुड बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं सीरीज 1 के अंदर, आप इनको अच्छे से तैयारी कीजिए और आपका जो आने वाला एग्जाम है बहुत ही अच्छा होगा। अगली सीरीज में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल और मिलते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।